हाय, मैं हूं डॉक्टर राजेश सिंह, आपका वेलनेस स्ट्रैटेजिस्ट, और आप देख रहे हैं गोयंग हेल्थ विजडम्स। और आज के इस विजडम वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वॉकिंग करने के सही तरीकों के बारे में। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए ताकि आप अपने वॉकिंग का भरपूर फ़ायदा, हेल्थ बेनिफिट्स ले सकें और किसी होने वाले नुकसान से बच सकें। मॉर्निंग वॉक बेनिफिशियल है, ये सब लोग जानते हैं। फैक्ट ये है कि मॉर्निंग वॉक बेस्ट एक्सरसाइज है ऑल एज ग्रुप्स के लिए, सभी के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है और बेस्ट एक्सरसाइज है। यदि कोई बीमार है, रोगी है, किसी तरीके की बीमारी और तकलीफ से है, तो उसके लिए भी बेस्ट एक्सरसाइज है। हेल्दी व्यक्ति है तो उसके लिए भी बेस्ट एक्सरसाइज है। कोई युवा है उसके लिए भी बेस्ट एक्सरसाइज है, और यदि कोई सीनियर सिटीजन है, वृद्ध है, तो उसके लिए भी बेस्ट एक्सरसाइज है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एवरीवन। और हम ये भी जानते हैं कि वॉकिंग के बेशुमार फायदे हैं, बॉडी के लिए भी और माइंड के लिए भी। बट प्रॉब्लम ये आती है कि वॉकिंग करने का सही तरीका क्या है, वॉकिंग करने में कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसके मामले में बहुत सारे भ्रांतियां हैं और लोगों के पास क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस का आंसर एक्चुअली ज़्यादा करके नहीं मिलता, या ऑथेंटिक आंसर नहीं मिलता। और आज के इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़माने में बहुत सारे आंसर्स होते हैं जिसको कि आप सही माने गलत माने तो कन्फ्यूजन बना ही रहता है, भ्रांतियाँ बनी ही रह जाती हैं, लोगों के मन में सवाल रह जाते हैं। वॉकिंग करने का सही समय क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि वॉकिंग करते समय पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इस उम्र में इतनी चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कितना हज़ार कदम होना चाहिए। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो आज के इस वीडियो में क्विकली कुछ मिनटों में हम इस तरीके के सारे सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, और मैं दूंगा आपको साइंस बैक्ड जवाब, ताकि आपके वॉकिंग के संदर्भ में आपके पास किसी तरीके की कोई कन्फ्यूजन है, कोई भ्रांति है, तो वो आज के बाद ना रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कब वॉक करना चाहिए। सुबह की वॉक ही ज़रूरी है या दोपहर का भी चलता है? ऑफिस से लंच के बाद जो स्ट्रॉल लेते हैं, या फिर आप जो है डिनर करने के बाद जो वॉक लोग करते हैं वो वाला बढ़िया है? कौन सा वाला बढ़िया है? या शाम को वॉक बढ़िया है? वॉक सब बढ़िया है। वॉक जब भी आप करें, वॉक बढ़िया है। आपकी बॉडी को वो सूट करना चाहिए, कंफर्टेबली आप वॉक करने चाहिए। आपके अवेलेबल समय में आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन सुबह की जो सैर है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, ये साइंस कहता है। साइंस के हिसाब से मॉर्निंग वॉक करने के लिए सबसे बढ़िया समय, ऐसा इसलिए कि उस समय आपके शरीर को वॉकिंग के ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं बनिस्पत की शाम वाले के और रात वाले के। इतना ही फ़र्क है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप जो है मॉर्निंग का वॉक नहीं करें तो बाकी के वॉक से फ़ायदा नहीं होगा। सबसे फ़ायदा होगा, लेकिन मॉर्निंग के वॉक में ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम मिनिमम एफर्ट, इस तरीके की चीज़ें होंगी। असल में सुबह का वातावरण काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी जो सिस्टम होती है आपकी बॉडी की वो उसके लिए अनुकूल होती है फ़ायदे लेने के लिए। आप सो के उठे होते हैं, आपका बॉडी अल्कलाइन होता है, आपका बॉडी रिलैक्स्ड होता है, आपकी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे उस समय फंक्शन कर रही होती है, और वो मॉर्निंग वॉक होने से उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और वो फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं। आप उस समय ताज़ा महसूस कर रहे होते हैं, फ्रेश महसूस कर रहे होते हैं, उसका भी वॉक को और वॉक से फिर उसको फ़ायदा मिलता है। और इसीलिए आप सुबह के वॉक को ज़्यादा प्रेफर करें। ऑफ कोर्स यदि किसी रीजन से आप सुबह का वॉक नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि शाम का सैर करने से फ़ायदे नहीं होंगे, आप बिल्कुल फ़ायदे होंगे, तो आप फ़ायदे करें, लेकिन सुबह का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा है। सुबह की वॉक को अच्छी वॉक इसलिए भी कही जाती है कि यदि आपका शरीर किसी बीमारी से गुजर रहा है, किसी तरीके के हेल्थ कंडीशन से गुजर रहा है, तो सुबह का वॉक आपके लिए सबसे बढ़िया होता है। लेकिन बीमारी की यदि बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि बीमारी
बहुत समय तक शरीर में होती है, हमें पता नहीं होता। हमें तो तब पता चलता है जब फिजिकल सिम्टम अपीयर होता है, भौतिक लक्षण बॉडी में प्रकट होते हैं, तो हम जानते हैं कि ये बीमारी है। अदरवाइज बीमारी तो कुछ समय से चली आ रही होती है। तो कौन बीमार है कौन स्वस्थ है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता ऊपर से देख के। और यदि आपके किसी जगह पे कोई बीमारी का तकलीफ है, किसी तरीके का कोई स्वास्थ्य में दिक्कत है, तो ये जो मॉर्निंग का वॉक है वो आपको ज़्यादा फायदा देता है, 2x 3x फायदा देता है। तब ये मॉर्निंग वॉक की तो बात हुई, इसीलिए मॉर्निंग वॉक को संपूर्ण फिजिकल एक्टिविटी माना गया है। और यदि आप शरीर को बीमारी का घर नहीं बनाना चाहते और दवाइयों का बोझ नहीं डालना चाहते उसके ऊपर, तो प्राकृतिक रूप से शरीर को आप स्वस्थ रह सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने रूटीन में ये जो मॉर्निंग वॉक है वो ऐड कर देना है और उसको कंसिस्टेंटली उस रूटीन में मेंटेन रखना है, और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मॉर्निंग वॉक के फ़ायदे होने के और भी कारण हैं, और वो कारण है सूर्य की रोशनी। सूर्य की जो पहली किरणें हैं उसमें बहुत सारा मैजिक है। उसमें सिर्फ विटामिन डी और वो किरणों का मैजिक नहीं है, उसमें और भी कुछ मैजिक है। बिकॉज आपका जो सर्काडियन रिदम है और सूर्य की पहली फूटती हुई किरणें, ये दोनों का एक अच्छा खासा कनेक्शन है। और वो कनेक्शन इतना डीप है कि ये पूरी तरीके से आपके बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को संचालित करता है, प्रभावित करता है, और आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके से क्या चल रहा है इसको ये पूरी तरीके से डिफाइन कर सकता है। तो आप कितना खुश रहेंगे दिन भर, आप कितना एनर्जेटिक रहेंगे दिन भर, आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट को कितना एब्जॉर्व कर लेगी दिन भर के पाचन में, आपको अगली रात को नींद कितनी बढ़िया आएगी, ये सब कुछ डिसाइड कर देता है ये एक छोटा सा चीज़ जिसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। और जब आप सूर्य की रोशनी को देखते हैं तो जो आपका पीनियल ग्लैंड है, जो आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम है, वो समझता है कि ये प्रभात हुआ है और ये दिन शुरू हो रही है, और वो सब चीज़ उसके हिसाब से ट्यून होता है। चाहे वो आपके आमाशय के अंदर पेप्टिक एसिड का स्प्रे हो, या फिर आपके छोटी आंत और बड़ी आंत में होने वाले सघन प्रक्रियाओं का बात हो, या फिर आपके रात में नींद की बात हो, या फिर आपके एनर्जेटिक रहने की बात हो, या फिर आपके एकाग्रचित्ता कंसंट्रेशन और ध्यान की बात हो, हर कुछ इस छोटी सी बात पर डिपेंड करता है। इसे आप बड़ी सी बात भी कह सकते हैं। और सिर्फ मॉर्निंग वॉक करने से आपके सर्काडियन रिदम का कनेक्शन उसके साथ बनता है और आप सही मामले में सिंक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सुबह की स्वच्छ हवा में सैर करने से शरीर को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलता है, क्योंकि उस समय वातावरण में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और आप उसको ग्रहण कर पाते हैं। इतना ही नहीं, आपके जो फेफड़े होते हैं, जो लंग होते हैं, उनको उस समय एक्सपैंड होने में और वो होने में ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और वो चीज़ें कर पाते हैं बिकॉज वो सो के आप उठे हैं, दे आर फ्रेश, दे आर रेडी। और इसीलिए योगा के लिए भी और किसी तरीके के प्राणायाम के लिए भी सुबह के समय को बेस्ट समय बताया जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि सूर्य की पहली किरणों के साथ सुबह की सैर करें। जब आप सूर्य सैर कर रहे होते हो तो किरणें फूट रही हों, या उस समय आप जा रहे हो आ रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। इससे शरीर को पर्याप्त रूप से विटामिन डी मिलेगा और शरीर बाकी न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्व करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो इतना बेनिफिशियल है मॉर्निंग का वॉक। अब बात करते हैं कितना चलना चाहिए। तो ये स्टेप्स का नंबर एक बड़ा क्वेश्चन बना रहता है और हर आदमी इस पे बात करता रहता है। आज के इंटरनेट के समय में 10,000 स्टेप, दैट मैजिक फिगर इज मूविंग अराउंड एंड एवरीवन टॉक्स अबाउट 10,000 स्टेप, 10,000 स्टेप। और मैंने देखा है कि कुछ लोग 10,000 स्टेप की बात करते हैं और कल सुबह टारगेट लिया, बैंड लिया और 10,000 स्टेप पे स्टार्ट हो गए। कल ही 10,000 किया, 10,000 किया, 10,000 किया, और स्ट्रेक बना रहे हैं और अपना स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। आई वुड से ये नुकसानदेह है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आप बेशक 10,000 नहीं 20,000 स्टेप्स करें, 18,000 स्टेप करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने हिसाब से गोल तय करें, लेकिन कितना स्टेप होना चाहिए इसको तय करें। आपके लिए कितना होना चाहिए? 10,000 स्टेप किसी के लिए है, आपके लिए 10 है कि 15 है, ये पहले तय करें। कैसे तय करेंगे? आपके उम्र के हिसाब से, आपके फिजिकल कंडीशन के हिसाब से, आप किस तरीके की बीमारी से किसी ग्रसित हैं तो उसके हिसाब से, आपका बॉडी कितना कंफर्टेबल महसूस करता है, कितना थकता है, कितना फ्रेश रहता है, इसके हिसाब से, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का तापमान कैसा रहता है, इसके हिसाब से,
आपके पास समय कितना अवेलेबल है इसके हिसाब से भी, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत व्यस्त हैं और आपने नंबर ले लिया है और हो नहीं रहा है, तो उससे और उल्टा फ्रस्ट्रेशन आपके पास आता है, दबाव आता है, आप स्ट्रेस में जाते हैं। तो आप इसके हिसाब से तय कर सकते हैं कि कितना नंबर लेना है। साइंस के हिसाब से यदि आप पूछना चाहेंगे तो कोई भी कदम जो 4,000 से ऊपर है वो गुड स्टेप है, 20,000 से नीचे होना चाहिए, 20,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 4,000 से 20,000 के बीच में कोई भी स्टेप के नंबर आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आपने 8,000 कदम तय किया तो 8,000 कदम आपने लिया। अब आपको ये तय करना है कि आज आप कितना कदम चलते हैं। उसके लिए जो बैंड आपने लिया, जो ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, उसको बिना वॉकिंग पे गए चेक कर लीजिए। वो बताएगा 3,000 4,000 जो भी नंबर बताएगा वो नंबर ले लीजिए। ये आपका प्रेजेंट नंबर है और आपने 8,000 नंबर जो लिया है वो आपका भविष्य का नंबर है कि ये आपका टारगेट है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपका रूट मैप ऐसा होना चाहिए कि आपको कभी भी 1,000 से ज़्यादा कदम सप्ताह में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो अनहेल्दी होगा। तो आप एक सप्ताह में 1,000 कदम ऐड कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हर रविवार को आपने जो है 1,000 नया कदम ऐड कर दिया, अब उस वीक में वही चल रहा है। फिर अगले संडे को 1,000 और ऐड कर दिया, अब इस वीक में वही चल रहा है। आप 500 भी ऐड कर सकते हैं, 200 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1,000 से ज़्यादा ऐड वीकली ना करें और 3 4 5 वीक में आप उस टारगेट तक पहुंच जाएं जो टारगेट आपने लिया है। तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ें और 10,000 स्टेप के उस मैजिकल नंबर के पीछे दीवाने होके भागे नहीं, क्योंकि वो नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वेलनेस स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे काफ़ी लोगों को मिलता रहता हूँ और देखता रहता हूँ, और मैंने ये देखा कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग 10,000 स्टेप ले लिए हैं और 10,000 के पीछे भाग रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। हो सकता है कि कोई बुजुर्ग फिटनेस फ्रेक हो और उतना सारा फिजिकल फिटनेस बना के रखा है और वो 15,000 भी करते हैं, दैट्स फाइन। बट 10,000 आपका लिए ठीक है क्या, ये पता करने के लिए आपको लेना पड़ेगा। और ख़ास करके यदि आपको किसी तरीके का हार्ट हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी तरीके का ब्लड प्रेशर है, तो आपको आपके डॉक्टर से पूछना चाहिए कि आपको कितना स्टेप लेना चाहिए। ये आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी को आप जो है डॉक्टर के साथ समझें और फिर लें। तो मेरा यही फिर से रिपीट है, 4,000 से 20,000 के बीच का कोई भी कदम जो आपका बॉडी कंफर्टेबली ले सकता है और आप उसको कर सकते हैं वो लीजिए और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़िए। सो दैट्स अबाउट कितना चलना चाहिए। अब बात आती है कि स्पीड क्या होनी चाहिए, पेस क्या होना चाहिए। और ये एक ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग वॉक को ऐसा टहलना भी समझते हैं। दोनों का मतलब वॉक ही होता है, लेकिन टहलने का मतलब आप समझ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने फ़ोन लिया और हम निकले हैं और हम बस 5 ही 10 मीटर में घूम रहे हैं, धीरे धीरे हम बिल्कुल टहल रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम वॉक कर रहे हैं, और भी आधे घंटे के बाद आए और बोला हम वॉक किया आधा घंटा। बिल्कुल नहीं किया। आप यदि किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और बस 2 4 कदम 10 कदम इधर उधर हो गए, समझो 100 मीटर आपने वॉक कर लिया और बातचीत कर लिया और आधा घंटा बिता लिया, आप बोले आधे घंटे वॉक कर लिया, बिल्कुल नहीं किया। क्योंकि बॉडी के अंदर वो पेस नहीं आया, वो इफेक्ट नहीं आया। वो इफेक्ट आएगा तो वो बेनिफिट्स मिलेंगे। इफेक्ट क्या है? तो आपकी सांस तेज चलेगी, आपका जो है रक्त संचार का स्पीड बढ़ जाएगा, आपकी धमनियाँ जो है डिफरेंट ऑपरेट करने लगेंगी, आपके शरीर के अंदर पूरी तरीके से चेंजेस आने लग जाएंगे। यहाँ तक चेंजेस होते हैं कि आप यदि फिटनेस बैंड पहनते हैं या कुछ करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप यदि बहुत तेज तेज कहीं चल दिए या कुछ हो गया थोड़ी देर तक, तो ये पूछने लग जाता है कि आर यू वर्किंग आउट, या आप ब्रिस्क वॉक में हैं, येस और नो, तो आप उसको कहते हैं कि हाँ हाँ वॉक में हूँ। तो आइडिया ये है कि वो सेंस करने लग जाता है, बिकॉज बॉडी में उतने सारे स्वेटिंग का तरीका चेंज हो जाता है, ब्रीदिंग का तरीका चेंज हो जाता है, हर चीज़ चेंज हो जाता है। तो ये तो स्वेटिंग, ब्रीदिंग, ये सब तो हम महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, लेकिन शरीर के अंदर ऐसी सहस्त्र प्रक्रियाएं चल रही होती हैं। पूरा बॉडी एंजाइमेटिक रिएक्शन पे चल रहा होता है, केमिकल निर्माण हो रहा होता है, केमिकल की डिलीवरी हो रही होती है, केमिकल का सप्लाई हो रहा होता है, एब्जॉर्बेंस हो रहा होता है, कहीं पे उसको एक्सक्रीशन हो रहा होता है, एंडोक्राइन सिस्टम काम कर रही होती है। हर चीज़ में फ़र्क आता है और इसीलिए पेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो मैंने अभी बताई आपको कि भाई पेस का मतलब स्पीड होना चाहिए। स्पीड का मतलब दौड़ना नहीं चाहिए, लेकिन तेज तेज चलना चाहिए। तेज तेज चलने का मतलब कि जब आपने वॉकिंग का से आधा घंटा तय किया तो आधे घंटे आपका पेस मेंटेन होना चाहिए। बिल्कुल आप बीच में आराम करें, ठहरें, वो सब चलेगा, लेकिन पेस एक होना चाहिए इस वॉकिंग में।
अब बोलें कि पेस का कोई फिगर बताइए कि कितना फिगर होना चाहिए। मैंने बताया है कि सारे साइंस बैक्ड बातें करेंगे, तो साइंस बैक्ड यदि फिगर की बात की जाए तो साइंस फिगर ये कहता है कि 9 मिनट पर किलोमीटर, 9 मिनट 1 किलोमीटर, ये पेस है, ये बेंचमार्क है। अब आप इससे थोड़ा कम हो सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसके आसपास रहें, ये साइंटिफिक फिगर है। इसको दूसरे तरीके से ट्रांसलेट करके देखें 9 मिनट प्रति किलोमीटर को, तो ये आएगा 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में आप 6.4 किलोमीटर चलेंगे, ये आपका अच्छा खासा बेंचमार्क है। इसको यदि आप मेंटेन करते हैं तो आप हेल्दी वॉक कर रहे हैं और इस चीज़ को कर सकते हैं। वॉक की शुरुआत और अंत में गति धीमी रखें, यह बहुत जरूरी है। ये ना हो कि तेजी तेजी वॉक बस उतरे और तेजी तेजी वॉक शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। थोड़ी देर में ही आप थक जाएंगे और बैठ जाएंगे। वॉक को हमेशा धीरे धीरे शुरू करें, वार्म अप दें, धीरे धीरे शुरू करें। और वॉक ख़त्म होने से 5 मिनट पहले, 4-5 मिनट पहले आप लगे कि अब आपने घर के करीब आ रहे हैं तो पेस को स्लो कर दें, धीरे धीरे कर दें। और यदि आप तेज तेज चल के भी अपने घर तक पहुंच गए हैं तो अपने घर के बाउंड्री में ही और कहीं पे आप धीरे धीरे पेस से थोड़ा सा घूम लें। सीधे तेज तेज चलते हुए जाके बैठ मत जाएं सोफा में। आप अपने पेस को शुरुआत भी धीरे धीरे करें और 4-5 मिनट पहले धीरे 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 इसको पेस को कम कर दें शुरुआत और अंत में। एक और सजेशन देना चाहूँगा स्पेस से रिलेटेड कि आपकी बॉडी को कूल डाउन होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो कूल डाउन होने के लिए और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। अपने कंधों को रिलैक्स करें। आप बोलेंगे कंधे तो ऑलरेडी रिलैक्स्ड हैं, बट आप जब नोटिस करेंगे तो कंधों को रिलैक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। कंधों को रिलैक्स करें और हल्के पीछे की ओर ले जाएं इसे, कंधे को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाएं। इससे आपके फेफड़ों को ज़्यादा हवा मिलेगी, लंग को ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलेगा। तो दैट्स अबाउट द पेस। अब बात करते हैं कि पेस तो हो गई, लेकिन पेस के अलावा एक बात आती है कि भाई पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। बहुत लोग को आप देखते हैं कि पानी का बॉटल लेके वॉक करते रहते हैं। कुछ लोग वॉक करते करते पानी पीते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पानी पी के नहीं निकलना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं पानी पी के निकलना चाहिए। फुल कन्फ्यूजन, भ्रांतियाँ ही भ्रांतियाँ हैं। मैं इसको साइंस बैक तरीके से आज क्लियर किए देता हूँ इसी पेस से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो यू नीड टू ड्रिंक वाटर, फ्लूइड, वॉटेवर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग। कोई भी ऐसी चीज़ यदि आप कर रहे हैं, शारीरिक प्रक्रिया कर रहे हैं, तो आपको फ्लूइड की ज़रूरत पड़ेगी। किस लिए? तो उस फ्लूइड को रिप्लेस करने के लिए जो आप लूज कर रहे होते हैं उस समय, स्वेट के तौर पे, पसीने की तौर पे। जब आप वॉकिंग कर रहे हैं तो फ्लूइड निकल रहा है, पसीने निकल रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, तो आपको रिप्लेस करना है। तो एक चीज़ करना चाहिए कि वॉक पे जाने के पहले आप इनफ वाटर पी लीजिए, पानी इनफ ड्रिंक होना चाहिए आपका। और वॉक से आने के बाद आप 1 गिलास पानी जरूर पिए। ये एक रूटीन में होना चाहिए कि वॉक से आते आते मत पी लीजिए, आइए बैठिए, 2-4 मिनट के बाद जब आपको लगे कि अब आप पेस में रिलैक्स हो गए तो आप पानी पी लीजिए। ये काम का रूटीन आप फिक्स करिए। तो जब आप वॉक को निकलें पानी पी के निकलें, पानी भरपूर पिए रहें। और जब आप वॉक से आ जाएं तो 2 मिनट रुक के आप पानी पिएं, 1 गिलास कम से कम। ये आप अपना एक रूटीन फिक्स कर लें। अब सवाल उठता है कि शुड यू कैरी वाटर विथ यू ड्यूरिंग द वॉक? आपका हाथ में पानी का बोतल होना चाहिए क्या? मैं कहूँगा आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप पूरा पानी पी के निकले हैं और यदि आप 45 मिनट तक का वॉक कर रहे हैं और यदि आप हेल्दी हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक आभूषण शोभा के लिए आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। बट हर आदमी का बॉडी अलग अलग होता है, हर आदमी के पास हेल्थ प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं, हर आदमी का सिस्टम जो होता है स्वेटिंग का, रेस्पिरेशन का, वो अलग अलग होता है, बॉडी वेट अलग अलग होता है, बॉडी में टॉक्सिन्स अलग अलग लेवल पे होते हैं। तो किसी को ज़्यादा प्यास लगेगी, किसी का कंठ सूखता है, किसी का नहीं सूखता है। तो आपके पास एक पानी है, आपने थोड़ा सा सिप ले लिया है, तो गले को तर रखने के लिए, हाइड्रेटेड रहने के लिए कैरी करें तो अच्छी बात है। बट ऑन एन एवरेज इफ़ यू आर हेल्दी, इफ़ यू आर डूइंग अ नॉर्मल वॉक ऑफ 45 मिनट्स और सो, तो आपको इस पानी के बॉटल की ज़रूरत नहीं है। आप पानी पी के निकलें, आने के बाद फिर पानी पिए एंड दैट्स फाइन। हाँ, यदि आप वार्म वेदर में वॉक कर रहे हैं
तो हो सकता है कि 45 मिनट और आधे घंटे के वॉक में भी और आप स्वस्थ हैं तो भी पानी के बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टेम्परेचर में हैं, गर्मी के समय में हैं, कब हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक वी हैव एड्रेस्ड पेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि वॉक के समय आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पे ज़्यादा लोगों का ध्यान ही नहीं होता। और मॉर्निंग वॉक के समय जब आप ज़्यादा लोगों को नोटिस करेंगे इस सेशन को समझने के बाद, इस स्लाइड को समझने के बाद, तो आप नोटिस करने लगेंगे कि आधे से ज़्यादा लोग आपको गलत पोस्चर में दिखाई पड़ेंगे। यस, मैं दावा करता हूँ आधे से ज़्यादा लोग आपको गलत पोस्चर में दिखाई पड़ेंगे, और मैं अक्सर इसको महसूस करते रहता हूँ। और ये ज़रूरी है कि आप अपने पोस्चर का ख्याल वॉकिंग के समय रखें, बिकॉज उस समय ये सिर्फ पोस्चर नहीं है, आपके वॉकिंग से होने वाले बेनिफिट्स से इसका कनेक्शन है। यदि पोस्चर सही नहीं है तो बहुत सारे बेनिफिट्स को आप ले ही नहीं रहे हैं, या फिर उसके बदले में कुछ नुकसान भी ले रहे हैं। तो 3 तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है एक महिला की, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ही बहुत बढ़िया से क्लियर समझाया हुआ है कि आप ऐसे भी नहीं होने चाहिए, आप ऐसे भी नहीं होने चाहिए, आप सीधे होने चाहिए और रिलैक्स्ड होने चाहिए। सीधे का मतलब कि एकदम अकड़ के सीधे हैं, वैसे नहीं है, आप नॉर्मली नेचुरली रिलैक्स्ड फॉर्मेट में सीधे होने चाहिए। वॉक करते समय एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी मुट्ठी जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। इस दौरान उंगलियों को थोड़ा अंदर की ओर हल्का मोड़कर अपनी पहली उंगली के ऊपर अपने अंगूठे को आराम देते हुए भी वॉक कर सकते हैं आप। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रखेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ब्लड सर्कुलेशन सही रखने का ये तरीका कि आप अपनी उंगलियों को थोड़ा अंदर की ओर हल्का मोड़कर अपनी पहली उंगली के ऊपर अपने अंगूठे को आराम देते हुए वॉक करें। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और आपके मॉर्निंग वॉक का, उस मॉर्निंग के ऑक्सीजन का भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा। एक और चीज़ आपको जो करना चाहिए वो ये कि चलते चलते अपनी छाती को सीधा रखते हुए अपने कंधों को नीचे और पीछे की ओर रखकर वॉक करें। अपने कंधों को नीचे और पीछे की ओर रखकर थोड़ा वॉक करें तो लंग को ओपन होने का मौका मिलता है, और वो ऑक्सीजन जो लेता है वो 1.5x ऑक्सीजन लेता है, 1.5 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है, कम एफर्ट में ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलता है। अब आगे चलिए, हम आप कदम कैसे रखते हैं इसकी भी बात करते हैं और उसके बारे में समझते हैं। वॉक करते समय अपना कदम कैसे रखें, और ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ही क्लियर समझाया हुआ है और आप देख के ही समझ सकते हैं। कुछ लोगों को देखेंगे कि आप वो पहले टो को ज़मीन पे रखते हैं, गलत है, वो नुकसानदेह है, आपके पूरे बाकी सिस्टम के लिए भी नुकसानदेह है। सबसे पहले आपका एड़ी आना चाहिए। तो कोई भी जूता जब आप रखें तो पहले एड़ी को रखें और फिर आप ज़मीन को, पैर को फ्लैट करें और फिर टो के बल पैर को आगे बढ़ा दें। एड़ी रखें, फ्लैट करें, टो के बल आगे बढ़ जाए। तो ये सिस्टम चलनी चाहिए। पोस्चर ये होना चाहिए, कदम ताल इस तरीके से चलना चाहिए। नीचे वाला जो तरीका है, पहले ये रखना, टो रखना, इज़ नॉट द राइट वे। अब चलिए एक और चीज़ समझते हैं कि वॉक के समय तनाव का क्या कनेक्शन है। यदि आप तनाव में हैं तो ये आपके वॉक को, आपको जान के ताजुब होगा कि बहुत ज़्यादा बेकार कर देता है, उनके सारे फायदों को धो डालता है। जी हाँ, ये बात पक्की है कि वॉक करने से तनाव कम होता है, लेकिन यदि तनाव लेके आप वॉक कर रहे हैं तो ये आपके लिए आपके वॉकिंग के फायदों को धो डालने जैसा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इसके कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं। एक्सरसाइज रिड्यूसेस स्ट्रेस हार्मोन and stimulates production of endorphin in your body. But if you are too much stressed, then you will not be able to get the real benefit of walking. Hope you understand. ये जो स्टिमुलेशन और प्रोडक्शन की बात मैंने की इंडोर्फिन की, और स्ट्रेस हार्मोन के कम होने की जो बात की, वो तभी बढ़िया से हो पाएगा यदि आपका बॉडी उसके लिए रेडी है। इफ़ यू आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड, आपके कंधे तने हुए हैं, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो तनी हुई हैं, आप महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन तनाव में हैं तो हर जगह पे वो एक स्ट्रेस है, मसल पे स्ट्रेस है। तो क्या होगा इससे? इससे दो चीज़ें होंगी। एक्सेसिव मसल टेंशन बढ़ेगा तनाव होने से, और दूसरा चीज़, आपका जो फोकस है वो डिक्रीज हो जाएगा। फोकस का लेना देना बहुत चीज़ों से है, बिकॉज जब आप वॉक करते हैं
तो बहुत सारी प्रक्रियाएं शरीर के अंदर शुरू होती हैं, आपकी पूरी की पूरी एंडोक्राइन सिस्टम पे काम हो रहा होता है, और यदि फोकस मिसिंग है तो उसमें से बहुत सारे प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे। और जब आपके एक्सेसिव मसल टेंशन का फॉर्मेट आपकी बॉडी में है तो आप जो है इसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए वॉक करते समय किसी प्रकार के मानसिक तनाव ना लें, रिलैक्स हो जाएं। वॉक करते समय हल्की गहरी सांस लेने की आदत डालें और पॉजिटिव बातें सोचें। इसके लिए आप बढ़िया सा कान में कोई म्यूज़िक डाल सकते हैं, किसी तरीके का कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं, किसी तरीके का कोई ऑडियो बुक ले सकते हैं, और वैसी बुक जो आपको हंसाती हों, गुदगुदाती हों, गुनगुनाने पे मजबूर करती हों, या फिर कुछ पॉजिटिव डोज दे रही होती हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें करें, और मॉर्निंग वॉक के वक्त मोबाइल ऑफ रखें, अकेले वॉक करें, ये ज़्यादा बढ़िया। यस, यदि कोई ऐसा है जिससे बात करके आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, खुशी मिल रही है, तो आप वॉक करें, बात करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़ोन लेके सोशल मीडिया या किसी के साथ यदि आप कर रहे हैं तो उससे नुकसान है। इसलिए मैं कहूँगा कि मोबाइल उस समय ऑफ रखें। उस मोबाइल का इस्तेमाल म्यूज़िक के लिए, पॉड के लिए, या किसी तरीके का ऑडियो सुनने के लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं। दैट्स अबाउट दैट। अब कुछ एक और टॉपिक लेते हैं, और वो टॉपिक मैंने सोचा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सवाल हमेशा भ्रांति बनी रहती है कि भाई जब वॉक करना चाहिए तो वो ब्रेकफास्ट के बाद करना चाहिए, ब्रेकफास्ट के पहले करना चाहिए। और ये सवाल मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते रहते हैं, और आंसर किसी के पास नहीं होता, भ्रांति होती है। मैं इसका साइंटिफिक आंसर देता हूँ आपको। यह जानना भी ज़रूरी है कि मॉर्निंग वॉक के पहले ब्रेकफास्ट करने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा कि नहीं होगा, और इससे वज़न कम करने में कितना फ़ायदा मिलेगा। बिकॉज बहुत सारे लोगों का जो मॉर्निंग वॉक है या वॉकिंग जिस टाइम में भी है, वो कनेक्टेड है उसके किसी स्पेसिफिक हेल्थ गोल से। वो या तो वज़न कम करना चाहता है, या तो फिर टोन अप होना चाहता है, या कुछ और करना चाहता है, उसका एक गोल है। और इसलिए वो इसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा कि नहीं, इसके साथ बहुत कनेक्टेड होता है कि इससे वज़न कम करने में फ़ायदा मिलेगा कि नहीं, और इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसर्च ये कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक के दौरान अगर ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, या खाली पेट सुबह की सैर पे यदि आप जाएं, तो इससे ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, और शरीर से ज़्यादा चर्बी जो है निकलता है या गलता है। यदि आप बिना ब्रेकफास्ट किए मॉर्निंग वॉक करते हैं और आप थक जाते हैं, तो आपको कुछ खा के जाना चाहिए। तो ये अगेन मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ कि ये आपके बॉडी टाइप पे डिपेंड करेगा। यदि बहुत परेशानी आपको होती है बिना नाश्ता किए, तो हल्का ब्रेकफास्ट करें। ज़्यादातर लोगों के लिए, स्वस्थ लोगों के लिए मैं ये सलाह दूंगा कि हल्का ब्रेकफास्ट करें। साइंस भी ये कहता है, साइंस बैक्ड ये बात है। और ये बेहतर रहेगा कि मॉर्निंग वॉक के पहले आप जो है हल्का कुछ खा लें, जैसे एक बनाना खा लें, दैट्स गुड थिंग। आप आलमंड्स कुछ खा लें, रात में भिगो के आलमंड्स रख दें, 5-10 कोई बादाम के दाने, और वो सुबह में एक अपने हैबिट स्टैकिंग कर दें, प्रोग्रामिंग कर दें माइंड में कि जाने के पहले आपने वो आलमंड्स जो हैं भिगोए हुए आपने चबा लिए हैं और चले गए हैं। कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं आप, हल्के 1-2 फ्रूट, बनाना कुड बी द बेस्ट वन। हैवी नाश्ता ना करें, वॉक पे जाने के पहले हैवी नाश्ता ना करें। लेकिन जब आप वॉक से वापस आएँ सुबह के वॉक से, तो उसके बाद हैवी नाश्ता ज़रूर करें। इसका भी हैबिट स्टैकिंग करें, क्योंकि उसका आपके मेटाबॉलिज्म से, वेट लॉस से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, और आपके दिन भर के पाचन की इफ़ेक्टिवनेस से भी उसका लेना देना है। तो ब्रेकफास्ट करें वॉक के पहले की बाद। मेरा कहना है कि आप हल्का कुछ खा के निकलें। इट कुड बी सम ड्राई फ्रूट, इट कुड बी फ्रूट, इट कुड बी वन बनाना, इट कुड बी समथिंग। एंड आने के बाद आप जो है प्रॉपर हेवी नाश्ता करें। तो ये हम बातें कर रहे थे मॉर्निंग वॉक के सही तरीके के बारे में, एंड ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि मॉर्निंग वॉक में कोई चीज़ आप गलत तो नहीं कर रहे। मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर करूं, और सब कुछ साइंस बैक्ड फैक्ट्स के साथ मैंने आपको देने की कोशिश की। और आई एम श्योर कि आप जो है कंप्लीट क्लियर हो गए होंगे, हर भ्रांति को हटा लिया होगा, और अब वॉकिंग के संदर्भ में आपके पास कोई भ्रांति या कन्फ्यूजन नहीं बचा है।
दैट्स ऑल इन दिस सेशन। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ गोयंग हेल्थ